नमस्कार। देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। देश में मुसलमानों के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षिक हालात का पता लगाने के लिए सन 2005 में जस्टिस राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था। सन 2006 में इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को पेश कर दी, जिसे अब 10 साल पूरे हो चुके हैं। इस कमेटी की सिफारिशों के आधार पर डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली तत्कालीन यूपीए सरकार ने मुसलमानों के कल्याण के लिए बड़े पैमाने पर नीतियां बनाई और उन्हें लागू करने की कोशिश भी की। इस कमेटी की सिफारिशों से मुसलमानों का कितना विकास हुआ, ये जानने के लिए प्रोफेसर अमिताभ कुंडू की अध्यक्षता में 1 सितंबर 2013 में एक कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी ने अक्टूबर 2014 में अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश की। इस रिपोर्ट में कहा गया कि सच्चर कमेटी की सिफारिशें लागू किए जाने के 6-7 साल बाद भी मुसलमानों के हालात में कोई खास फर्क नहीं आया है और उनके विकास के लिए कुछ और ठोस कदम उठाए जाने की जरूरत है। कुंडू कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा कि सच्चर समिति की सिफारिशों के एक बड़े हिस्से पर अमल के बावजूद भारतीय मुसलमानों की आर्थिक और सामाजिक हालत में कोई खास बदलाव नहीं आया है और प्रधानमंत्री की 15 सूत्री योजना के लिए जरूरी पैसा मुहैया नहीं कराया गया। मुस्लिम इलाकों में न तो स्कूल खुले और न ही अस्पताल, और आबादी का एक बड़ा हिस्सा अभी भी सरकारी नौकरियों और शिक्षा से दूर है। देश देशांतर में आज चर्चा इसी विषय पर। इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ रहे हैं कुंडू कमेटी के अध्यक्ष प्रोफेसर अमिताभ कुंडू, पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर, योजना आयोग की सदस्य रहीं डॉक्टर सैयदा हमीद, सच्चर कमेटी के विशेष कार्य अधिकारी रहे डॉक्टर जफर महमूद और आरएसएस विचारक प्रोफेसर राकेश सिन्हा। आप सभी का स्वागत है। शुरुआत प्रोफेसर अमिताभ कुंडू आपसे कि सच्चर कमेटी का गठन किया गया 2005 में, 2006 में उसने रिपोर्ट दे दी, अब 10 साल पूरे होने को आए। इस बीच ही यूपीए 2 की जो सरकार थी उसने आपकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई और आपसे कहा कि ये बताएं कि पिछले 6-7 साल में क्या कुछ हुआ है। आपकी रिपोर्ट कहती है कि बहुत कुछ नहीं हुआ। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं समझता हूं कि जितनी भी समितियां बनी हैं, मैं सिर्फ माइनॉरिटीज से ताल्लुकात वाले नहीं कह रहा हूं, बाकी भी, और मैं समझता हूं सच्चर कमेटी का जो इम्पैक्ट जो पब्लिक माइंड पर पड़ा है, जो पब्लिक डोमेन पर पड़ा है, ये बहुत अधिक है। लेकिन दुख की बात यह है कि इसका पॉलिसी लेवल पर उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। और मैं समझता हूं इसके लिए यूपीए सरकार का बहुत जल्दबाजी में रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करना वो भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल है जितना ये जो एनडीए सरकार का उसको ठंडे बस्ते में रखने वो जिम्मेदार है। मैं इसलिए कहना चाहूंगा कि जब हमारी समिति का गठन किया गया तो हमें बताया गया, आप बताइए कितने रिकमेंडेशन सच्चर कमेटी के एक्सेप्ट हुए। हमने देखा कि उन्होंने एक बहुत अच्छा तरीका निकाला था कि अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट में भिजवा दिया कि कितने आपने एक्सेप्ट किए हैं, और उन्होंने टिक मार करके भिजवा दिया। ये कोई तरीका नहीं है इंप्लीमेंट करने का। हमें बताया गया कि 108 में से 98 जो है एक्सेप्ट कर किए जा चुके हैं। हमारे लोगों ने, हमने गए स्टेट गवर्नमेंट पता किया। एक्सेप्ट इंप्लीमेंट करने का मतलब ये नहीं होता बस उसको स्टेट गवर्नमेंट से आपने टिक मार करवा के भिजवा दें। जहां तक एनडीए सरकार का सवाल है, क्योंकि ये समिति एनडीए सरकार ने नहीं बनाई थी, ये यूपीए सरकार ने बनाई थी, हमने इंटरिम रिपोर्ट को सबमिट किया था। फाइनल रिपोर्ट हमने नज़मा जी के पास में रखा, मुख्तार अब्बास नकवी के सामने रखा। उन्होंने कहा कि इसको हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये उनको प्रॉब्लम तो ये था क्योंकि ये समिति उन्होंने नहीं बनाई थी। लेकिन इतना मैं जरूर उम्मीद कर रहा था कि कोई कमेटी उनकी तरफ से बनेगी, हमारे रिकमेंडेशन को एग्जामिन करेंगे और कुछ निश्चित रूप से उसको स्वीकार करेंगे। सिर्फ ये सुनने के अलावा कि इसको ये विचाराधीन है, इसके आगे हमने कुछ नहीं सुना। ये निश्चित रूप से मुझे लगता है ये दुख की बात है। मणिशंकर अय्यर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मणिशंकर जी, यूपीए सरकार जो 1 थी उसमें आप खुद मंत्री थे और जब ये सच्चर कमेटी का गठन किया गया था, और उसके बाद जो आप ही की सरकार ने यूपीए 2 में जिस प्रोफेसर कुंडू कमेटी का गठन किया, और कुंडू साहब अभी खुद बता रहे हैं, तो काम तो 6-7 साल के अरसे में भी कुछ बहुत ज्यादा नहीं हो सका। तो आखिर क्या कारण थे? यूपीए सरकार को क्या दिक्कत थी इस पर अमल करवाने में? मैं सहमत हूं हमारे मित्र से कि जिस उत्साह के साथ इस विषय में हमें आगे बढ़ना चाहिए था, वो उत्साह हमने नहीं दर्शाया। लेकिन क्यों हमने नहीं किया, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, क्योंकि मुझको उन चंद मंत्रियों में जोड़ा नहीं जिनकी जिम्मेवारी बनी इसको अमल में लाने का।
मैं तो पंचायत राज का मंत्री था और खुशी की बात है कि जहां तक कि हमारे पंचायतें हैं जो कि उन इलाके में जहां की अक़लियतों की संख्या ज्यादा है, वहां उनको सशक्त करने में, वहां के स्थायी मामलों में काफी कामयाबी हमने हासिल की है। और यदि आज मैं मंत्री होता तो शायद इस सिलसिले में मैं एक स्टडी तैयार करवाता, लेकिन उस जमाने में हमें ज्यादा ये देखने की जरूरत थी कि जो महिला सशक्तिकरण के लिए कोई खास कदम जो उठाए गए थे वो कामयाब रहे हैं या नहीं। लेकिन ये मैं कह सकता हूं कि जहां भी काफी संख्या में मुसलमान रहते हैं वहां स्थायी इकाइयों में वही स्थान उनको दिया गया है जो कि अक्सरियतों को बाज दूसरे जगह में दिया गया है। लेकिन सवाल ये उठता है बुनियादी तौर पर, और यहां मैं न यूपीए न एनडीए की बात करना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि बहुत से मंत्रालय हैं दिल्ली में जो कि राय मशवरा दे सकते हैं लेकिन खुद कदम नहीं उठा सकते जी। और ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री एक ऐसा है, डोनर एक और ऐसा मंत्रालय है, और ये माइनॉरिटीज अफेयर्स का जो मंत्रालय है वो भी दूसरे मंत्रालयों पर निर्भर रहता है अपना काम करने के लिए। और यदि इस मंत्रालय को सशक्त किया जाए कि आपका काम है और ये है पैसे कि जो जो कमियां महसूस किए हैं उसको घटाने में आप ही खुद जिम्मेवारी लीजिए और उस हद तक उनको अफसरान दें और उनको पावर्स दें। साथ साथ ये भी हमें समझने की बात है कि ये विषय राज्यों से जुड़ा हुआ है हमारे संविधान के आधार पर, तो इसलिए राज्यों को भी अपना साथ ले जाना आवश्यक है। और कुछ राज्य सरकार ऐसे हैं जो कि केंद्र का साथ देते हैं और कोई जो कि केंद्र का साथ नहीं देते हैं, तो जो नतीजे निकलेंगे वो हमेशा ऐसा ही रहेंगे। लेकिन यही है तुलना जो कि हमारे संविधान में आगे से लिखा हुआ है। तो जो हमारे संविधान में है, जो हमारे राजनीतिक क्या कहते हैं रियलिटीज हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को हमने ज्यादा सशक्त किया और उनसे कहा कि आपकी जिम्मेवारी है कि आप खुद बजाय दूसरों से पूछने का आप अपने कदम उठाइए, तब शायद जिस दिशा में हमें आगे अवश्य बढ़ना ही चाहिए उस दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं। जी, मैं आता हूं आपके पास में। हमारे साथ प्रोफेसर राकेश सिन्हा हैं, आरएसएस विचारक हैं। राकेश सिन्हा साहब, एक लंबे अरसे तक संघ की जो विचारधारा रही है और जो संघ परिवार का इस पर स्टैंड रहा है, वो हमेशा कांग्रेस शासित सरकारों पर यह आरोप लगता रहा कि उसने मुसलमानों का तुष्टीकरण किया है, अपीजमेंट किया है। लेकिन सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद तस्वीर काफी हद तक साफ हुई और फिर संघ परिवार के लोगों ने भी ये कहना काफी हद तक कम कर दिया है कि कोई तुष्टीकरण हो रहा है। क्या आपको लगता है कि उस कमेटी की जो रिपोर्ट थी जिसमें बताया गया था कि मुसलमानों की हालत दलितों से भी गई गुजरी है, क्या आप मानते हैं इसको कबूल किया है आपने? और अभी जो मौजूदा सरकार है वो क्या वाकई गंभीर है अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए, खासकर मुसलमानों के? देखिए, एक तो कुंडू साहब ने जो कहा, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, कि सरकार ने 98 रिकमेंडेशंस को मान लिया है राज्य सरकारों ने, और मणिशंकर अय्यर जी ने उसको स्पष्ट किया कि बहुत सी बातें हैं जो राज्य सरकारों के अधीन आती हैं। इसलिए इस बात के लिए किसी एक पर्टिकुलर यूपीए और एनडीए की तुलना करना, मुझे तुलना तो हो सकती है लेकिन नाइंसाफी होगी। अब मैं आता हूं मूल बात पर। किसी भी सेकुलर डेमोक्रेसी में किसी भी समुदाय का पीछे रहना उस सेकुलर डेमोक्रेसी के लिए कलंक है, चाहे कोई समुदाय हो। लेकिन जहां तक मुसलमानों की बात है और सच्चर कमेटी की बात है, मैं इस पर 2-3 बातें कहना चाहूंगा। देखिए, 1870 में एक हंटर कमेटी बनी थी। ठीक सच्चर कमेटी की जो अनुशंसाएं थी और जो सच्चर कमेटी के टर्म्स एंड कंडीशन थे वही हंटर, वो एक सदस्यीय कमेटी थी विलियम विल्सन हंटर की, और उसने भी वही रिपोर्ट दी, आंकड़ों का वही खेल किया, और उसने एक आइडेंटिटी बेस्ड डेवलपमेंट में आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स को शुरू कर दिया, रिलीजियस आइडेंटिटी बेस्ड। मेयो ने कमेटी बनाई थी, और उस रिपोर्ट आने के 5 हफ्ते बाद तो चीफ जस्टिस की हत्या हो गई बंगाल हाईकोर्ट की, और 5 महीने बाद मेयो की स्वयं हत्या कर दी गई। इसी कारण से वो रिपोर्ट बहुत चर्चा में आई। 47 में वो 40 के दशक में जब पाकिस्तान के निर्माण की बात आई तो वो उस रिपोर्ट ने एक अहम भूमिका निभाई।
मेरा यह कहना है कि किसी समाज में रीजन बेस्ड डेवलपमेंट के आइडिया को त्याग देना चाहिए और उसकी जगह से ज्योग्राफिकल आइडिया को आगे बढ़ाना चाहिए। उसमें एक बाद की बात मैं कहता हूं, जैसे दोनों सरकारों ने मुस्लिम कंसंट्रेटेड एरिया में बैंक की क्या सुविधा हो, मुस्लिम कंसंट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट की सूची बनाई, वहां पर क्या क्या फैसिलिटी एक्स्ट्रा दे सकते हैं, वो करना चाहिए। वो सरकार कर रही है। लेकिन रिलीजन के बेस पर जब आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को आप शुरू करेंगे तो उसकी परिणति हमेशा ही पहचान की राजनीति को आगे बढ़ाने में होती है। इसका एक और उदाहरण मैं देना चाहता हूं। सच्चर कमेटी को मैं खारिज करता हूं। क्यों खारिज करता हूं? राकेश वसंत ने 15 सितंबर 2007 को एक ईमेल भेजा अपने चेयरमैन राजेंद्र सच्चर को, जिसमें कहा कि टर्म्स एंड कंडीशन के प्रतिकूल एलोकेशन ऑफ वर्क हो रहा है और वो लोग डाटा का एनालिसिस कर रहे हैं जिन्होंने आज तक डाटा का एनालिसिस किया ही नहीं, जिन्होंने आंकड़ों की आज तक व्याख्या की नहीं। उसका कोई जवाब नहीं है। राकेश वसंत उसके सदस्य थे, उसका जवाब नहीं आया। मुझे एक सौभाग्य मिला कि मैंने तीन मूर्ति में इसके हजारों पृष्ठों को पढ़ा। मैं जानने की कोशिश किया, मैं जानना चाहता था कि भारतीय मुसलमानों की दुर्दशा का कारण क्या है। एक जगह से भी एक भी डिस्क्रिमिनेशन का केस नहीं आया। एक केस सच्चर कमेटी ने लगभग 10,000 पृष्ठों में एक भेदभाव का केस नहीं दिया। दूसरा, उसमें सच्चर कमेटी ने जो लिखा वह क्या लिखा? मुसलमानों की आइडेंटिटी क्या है? बुर्का और टोपी है। मुस्लिम महिलाओं का सेफ प्लेस क्या है? घर है। बाहर निकलेंगी तो फिजिकली भी अनसेफ है, आइडेंटिटी से अनसेफ है। मैं समीरा खान को कोट करूंगा। समीरा खान ने ऑर्गेनाइजर में नहीं, सीपीआई के जनरल मैं इसको पूरा कर लूं। न्यू एज में एक आर्टिकल लिखा जनवरी 2026 के न्यू एज में 2008 में, एक्सक्लूजन आइडेंटिटी एंड मुस्लिम वुमेन। उसमें उन्होंने कहा कि साधारणतः लार्जर मुस्लिम कम्युनिटी में महिलाओं को बाहर भेजने में, वर्क प्लेस में भेजने में, स्कूल कॉलेजों में भेजने में, को एजुकेशन में भेजने में समस्या है। तो मैं जो कहना चाहता हूं, मुस्लिम समाज के पिछड़ेपन के अन्य कारणों में एक अहम कारण क्या है? वो सामाजिक और धार्मिक जो सुधार की प्रक्रिया जो अन्य समाजों ने अपनाया वो नहीं अपनाया। और उस बात को मैं एक अंतिम वाक्य से समाप्त करना चाहता हूं कि जब हंटर कमेटी की रिपोर्ट आई तो हंटर कमेटी ने रिकमेंड किया कि मुसलमानों को उनके रिक्वायरमेंट के अनुसार शिक्षा दी जाए, मदरसा की शिक्षा दी जाए, मुस्लिम शिक्षक ही अपॉइंट किया जाए, हिंदू शिक्षक नहीं अपॉइंट किया जाए, संस्कृत नहीं पढ़ाया जाए। तो पब्लिक इंस्ट्रक्शन में जो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस के पब्लिक इंस्ट्रक्टर ने लेटर लिखा, कहता मुसलमानों के बारे में पॉलिटिकल कंसिडरेशन हो जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन और डेवलपमेंट का कंसिडरेशन। मैं आता हूं आपके पास में। मुझे लगता है ये इस प्रकार की चीजों को दूर करना चाहिए। जी सैयदा जी, आप तो प्लानिंग कमीशन में रही हैं और काफी लंबा अरसा रही हैं। क्या दिक्कतें हैं? क्यों स्कूल कॉलेज खास करके मुस्लिम महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए नहीं खुल पाए, जबकि उसके लिए बजटरी एलोकेशन भी था, उसका इस्तेमाल नहीं हो पाया? मैं इस बात को दो हिस्सों में आपकी बात का जवाब देना चाहती हूँ। एक तो जो अभी प्रोफेसर कुंडू ने कहा, जहाँ तक सच्चर कमेटी रिपोर्ट है, इतना ज़बरदस्त एक लैंडमार्क है और बैनुल अक़वामी सतह पर ये बहुत ही एक मारूफ चीज़ है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं प्लानिंग कमीशन मेंबर थी। जो एलोकेशन मिनिस्ट्री ने मांगा, मैं इस बात को बहुत ही सफाई से और सच्चाई से एडमिट करती हूँ कि हमने उस एलोकेशन का बहुत ही कम हिस्सा उनको दिया। अच्छा, ये एक तरफ ये बात है। दूसरी तरफ मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो इसमें बजाय इसके कि हम इस पे एक डायलॉग करें और जैसे कि एडवर्सेरियल तरीके से करें, दो सुझाव जो कुंडू कमेटी ने दिए थे, एक था डाइवर्सिटी इंडेक्स और दूसरा था एंटी डिस्क्रिमिनेशन। डाइवर्सिटी इंडेक्स की बात सच्चर कमेटी रिपोर्ट में माधव मेनन ने भी इस चीज को लेके आए थे। असली सुधार जो है उसका तरीका कोटा नहीं है, बल्कि हर शोबे में एक डाइवर्सिटी लाना जो नहीं हो सका। उस वक्त इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन की भी बात हुई थी। इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन की बात हुई थी। उस वक्त असेसमेंट और मॉनिटरिंग अथॉरिटी की बात हुई थी और इस असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग अथॉरिटी को हमने शुरू किया। एक बहुत ही फाल तरीका था इस अपने ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने का, वो हम उसको कामयाबी तक नहीं लेके आए। अब मैं उसमें इसमें एक बात कहना चाहती हूँ इस हवाले से जो मणिशंकर अय्यर ने कहा कि मुसलमानों का जो मुद्दा है ये, और माइनॉरिटीज में मुसलमान जो सबसे पिछड़े हुए हैं एसटी के बराबर, उसमें
ये क्रॉस सेक्टोरल है, उसके लिए हर मिनिस्ट्री जिम्मेदार है। तो हमने कोशिश की इसको क्रॉस कटिंग थीम बनाने की। ठीक, उस बात को मद्देनजर रखिए। जफर महमूद साहब, आप उस कमेटी के रुए रवा थे जिसने ये रिपोर्ट अपनी तैयार की, और 10 साल बाद आज आप कहाँ देखते हैं उस रिपोर्ट को अपनी? इसका जो इम्प्लीमेंटेशन को अगर आप मेजर करें तो मैंने उसको बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व किया है, मेजर किया है। आरटीआई में हमारी तंजीम ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया है, उसके ज़रिए इत्तलात हासिल की हैं, बहुत गहरी नज़र रखी, अभी भी रखे हुए हैं, हमारे डिपार्टमेंट ही है इसके ऊपर अलग से। तो उसकी बुनियाद के ऊपर मैं आपसे कह सकता हूँ कि जो टोटल इम्प्लीमेंटेशन हुआ है वो 10% हुआ है। 10%? हाँ, 10%। 90% नहीं हुआ, तो क्योंकि उसके अंदर आपको क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों चीज़ें देखनी पड़ेंगी। उसके अलावा मैं आपको ये अर्ज़ करूं कि ये 10 साल जो हुए हैं, इस बीच में 3 स्टेट्स में इंटरवीनिंग स्टडीज़ हुई हैं और उसकी रिपोर्ट्स आई हैं। एक महाराष्ट्र में डॉक्टर महमूद रहमान कमेटी हुई, और एक वेस्ट बंगाल में वहाँ के सिटीजन्स ने की थी, और उसके ऊपर वो नोबेल लॉरिएट अमृता सेन ने उस रिपोर्ट को रिलीज़ किया 2016 में, जनवरी में। और कर्नाटक की एक रिपोर्ट भी आ चुकी है। और इन तीनों में आदाद व शुमार आंकड़ों की बुनियाद के ऊपर ही बताया गया है कि 10 साल पहले मुसलमान जहाँ थे अब उससे भी नीचे हैं तकरीबन हर फील्ड के अंदर। ये तो बात एक इंफॉर्मेशन वाली हुई। मणिशंकर अय्यर साहब ने अभी कहा कि मैं तो पंचायत राज का मिनिस्टर था, इस वजह से जो है, तो पहली चीज़ तो ये कि गवर्नमेंट के मिनिस्टर थे तो इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई। सेकेंडली ये इवन पंचायत राज में एक बहुत बड़ा मुद्दा था जो कि सच्चर कमेटी ने रिकमेंड किया था कि जितनी इलेक्टेड बॉडीज़ हैं, लोकसभा से लेकर के असेंबली से होते हुए लोकल बॉडीज़ तक, सब में जहाँ जहाँ मुस्लिम हैवी कंसंट्रेशन है वो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व कर दी गई हैं। तो उसको ठीक किया जाए, उसके लिए तो कम से कम काम करना चाहिए था एज पंचायत राज मिनिस्टर। तीसरी नेक्स्ट चीज़ जो मुझे आपसे कहनी है वो ये कि अभी आपके जो आरएसएस के प्रचालक साहब बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि धर्म की बुनियाद के ऊपर ये सब काम नहीं होना चाहिए। तो मैं उनसे बराए मेहरबानी पूछना चाहूँगा वो जवाब दें कि 1950 में जो शेड्यूल कास्ट की डेफिनेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई और उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर निकाला, उसमें ये हुआ कि जितने भी बंगी, चमार, लोहार, दर्जी वगैरह ये सब लोग हैं और इस तरह के काम करने वाले, वो जिस जिस नाम से जिस जिस सूबे में जाने जाते हैं उनकी बंच करके पूरी लिस्ट बना दी गई स्टेट वाइज। उसके ऊपर पैरा 3 लगाया गया कवरिंग नोट में, उसमें लिखा शर्त यह है कि वो हिंदू हों। उसके बाद 1956 में जोड़ा गया शर्त यह है कि वो हिंदू हों या सिख हों, और 1990 में जोड़ा गया शर्त यह है कि वो हिंदू हों या सिख हों या बुद्धिस्ट मजहब के हों। इसके मतलब ये है कि सिर्फ मुसलमान और ईसाई और पारसी उसमें से निकाल दिए गए। तो ये जो 1950 से आज तक रिजर्वेशन चला आ रहा है, तो ये क्या धर्म की बुनियाद के ऊपर नहीं है? चलिए, एक नहीं, अभी पूरी बात नहीं। राकेश बसंत साहब के लिए वो कह रहे हैं कि राकेश बसंत साहब ने वो खत लिखा था, मैं ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी था, मेरे पास पूरा रिकॉर्ड उसका अभी भी, सब आप भी पढ़ सकते हैं, नेहरू सेंटर में मौजूद है उसका पूरा रिकॉर्ड। उसकी कॉपीज जगह जगह मिनिस्ट्रीज में हैं, और मैं भी उसको प्रोड्यूस कर सकता हूँ इनसे लेकर के। दसियों नहीं, दर्जनों नहीं, सैकड़ों खत मेंबर्स ने एक दूसरे को, चेयरमैन ने लिखे, लेकिन जो फाइनल रिपोर्ट है उसके अंदर राकेश बसंत साहब के वैसे ही साइन है जैसे सच्चर साहब के हैं। लिहाजा फाइनल रिपोर्ट राकेश बसंत साहब से मैं बहुत पर्सनली टच में भी हूँ, उनको उतनी ही संस्कृत नहीं पढ़ाई गई, ऐसा नहीं पढ़ाई जाए ये कहीं भी नहीं कहा गया। मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने 2014 के इलेक्शन में रामपुर में बयान दिया था, ऑन रिकॉर्ड है कि अगर हमारी गवर्नमेंट आ गई तो हम सच्चर कमेटी को इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, नहीं, मैं आपको मौका दूंगा राकेश जी, आप जरूर बोलें, लेकिन बहुत संक्षेप में, क्योंकि मुझे अभी दूसरे गेस्ट से बात करनी है। हम सच्चर कमेटी के 10 साल पे बात कर रहे हैं, ना कि उसकी निटिग्रिटीज के बारे में। जी नहीं तो फिर तो मैं वापस चला जाता हूँ। आप मैं तो अपनी बात रखूंगा। नहीं, आप बात करना चाहते हैं कि मैं सच्चर कमेटी जिंदाबाद करूं, तो मैं इसके लिए नहीं बैठा हुआ हूँ। नहीं, आपसे जिंदाबाद और मुर्दाबाद की हम बात नहीं कर रहे हैं। सवाल ये कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वो। नहीं, सुन लीजिए जी। नहीं, आप मुझे गाइड नहीं करेंगे कि मैं क्या बोलूंगा कुरान जी। मैं सुन लीजिए, सैयद हामिद साहब सच्चर कमेटी के एक सदस्य थे। उन्होंने 19 सितंबर 2005 को एक खत लिखा चेयरमैन को, सच्चर को,
कहा कि एक सब कमेटी बनाओ मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन के लिए। दिस वाज नॉट द पार्ट एंड टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ स्ट्रक्चर कमेटी। राकेश सिन्हा साहब, मैं आपसे एक सवाल ये पूछ सकता हूं कि आपने अभी कहा कि नहीं, आपके मन लायक, देखिए आपके मन नहीं, मन लायक की बात नहीं, मुझे बोलने दीजिए। अब ऐसा है ना कि अब विषयांतर तो मत कीजिए ना। सुन लीजिए, मैं जाऊं। नहीं, विषयांतर धमकी मत दीजिए राकेश जी, धमकी मत दीजिए, मुझे पूरा करने दीजिए। हम बहुत संजीदगी के साथ बहस कर रहे हैं। आप मुझे बोलने नहीं देंगे तो नहीं बोलने नहीं, ऐसे नहीं। तो संजीदगी का मतलब क्या होता है? आप मुझे बोलने नहीं देंगे? नहीं, आपको बोलने से किसने रोका है? लेकिन आप मुझे बोलने दीजिए, मुझे बात पूरी करने दीजिए। नहीं, लेकिन सवाल ये कि आप ये कह रहे हैं, तो मैं क्या बोलूंगा? नहीं, आप ये कह रहे हैं कि मैं खारिज करता हूं, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो रिपोर्ट जो पार्लियामेंट की प्रॉपर्टी है, जिसपे कंसेंसस है पॉलिटिकल और एनडीए गवर्नमेंट काम कर रही है, आप उसे खारिज कर रहे हैं? अरे एनडीए, हाँ मैं खारिज कर रहा हूं। मैं सुनिए, सैयद हामिद ने 19 सितंबर 2005 को एक सब कमेटी का मांग किया। उस सब कमेटी ने क्या रिकमेंड किया? भारत के संविधान के प्रतिकूल कहा, जहां जहां शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है, जहां मुस्लिम कंसंट्रेशन 19% से अधिक है, उसको डी रिजर्व कर दिया जाए। उसने यह भी कहा, कुलदीप सिंह कमेटी जो डिलिमिटेशन करती थी, उस पर भी आरोप लगाया कि डिलिमिटेशन ऐसा किया जाए जिससे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को एक कॉन्स्टिट्यूंसी बना दिया जाए। तो आप क्या सेपरेट इलेक्टोरेट शुरू करना चाहते थे? क्या मुस्लिम और हिंदू होमलैंड शुरू करना चाहते थे? सच्चर कमेटी एक फ्रॉड है। सच्चर कमेटी के 10,000 कागजों का यदि अध्ययन किया जाए तो पता चलेगा सच्चर कमेटी ने फ्रॉड किया है। अब आपने अपनी बात कह ली, केस सच्चर कमेटी ढूंढ नहीं पाई। जी कुंडू साहब, सच्चर कमेटी का दूसरा चैप्टर मैनिफेस्टो ऑफ सेपरेटिज्म है। जी नहीं, खैर आप स्वतंत्र हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं। आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल बात को भी खारिज कर रहे हैं। कुंडू साहब, ये जो रिपोर्ट आपको सौंपी गई कि भाई आप इसके बारे में बताएं, आप उसके बारे में बता भी रहे थे, सवाल ये कि उस पर क्या अमल हुआ? आपकी जो रिपोर्ट हुई, देखिए, पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा कि राकेश सिन्हा जी को जनरली मैंने देखा है कि दूसरी की बात सुनते हैं और ये अच्छे रिसर्चर भी हैं। मैं उनसे एक बात पे बिल्कुल सहमत हूं कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स रिलीजन से बेस्ड जो है वो हमारे देश के लिए, पॉलिटिक्स के लिए, डेमोक्रेसी के लिए एक हेल्दी चीज नहीं है। लेकिन चूंकि उन्होंने 10,000 पेज का अध्ययन किया है, मैं उनसे ये जानना चाहूंगा कि अगर सचर कमेटी के बेसिक पर्सपेक्टिव को देखें, टाइटल में जरूर है कि मुस्लिम के सोशल इकोनॉमिक बैकवर्डनेस पर ध्यान दिया जाएगा, लेकिन अगर आप देखें तो 2 मेजर बातें निकल के आती है। अगर आपने ठीक से अध्ययन किया राकेश जी, जरूर आपने ये नोट किया होगा। पहला यह है, इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन बनेगा, उसमें कोई रिलीजन की बात नहीं की गई। दूसरा सजेशन यह था कि डाइवर्सिटी इंडेक्स बनाई जाए, जिसके बेसिस पे जो भी इंस्टीट्यूशन जेंडर के आधार पर, कास्ट के आधार पर और रिलीजन के आधार पर, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाए, उसका दिया जाए। और एक कमेटी का चेयरमैन मैं भी था। अनफॉर्चुनेटली उस कमेटी का जो रिकमेंडेशन है वो यूपीए सरकार ने भी नहीं स्वीकार किया। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि रिलीजन के आधार पर हमारे देश में न पॉलिटिक्स होनी चाहिए, न कोई डिस्क्रिमिनेशन होनी चाहिए। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा है कि रिलीजन के बेसिस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन न हो, तो ये क्या वजह है कि शेड्यूल कास्ट जो है, हिंदूज में वो उनको रिजर्वेशन मिल सकता है, बुद्धिस्ट में मिल सकता है, लेकिन मुस्लिम्स में नहीं मिल सकता। ये हमारा पहला यह कर आइडेंटिटी ऑफ कास्ट अगर निकाल सकते हैं तो ऐसा क्यों है कि मुस्लिम्स को ये शेड्यूल कास्ट के जो रिजर्वेशन है वो क्यों नहीं दिया जा सकता? ये सवाल जरूर निश्चित रूप से। सैयदा जी, सिखिज्म में भी और बुद्धिज्म में भी कास्ट सिस्टम नहीं है। मैं सैयदा जी इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा कि रिलीजियस आधार पे है क्या नहीं, क्योंकि इस पे कंसेंसस है और इस पे पॉलिटिकल तौर पे इसको एक्सेप्ट किया गया, मान लिया गया, सक्सेसिव गवर्नमेंट ने किया। आज भी नरेंद्र मोदी सरकार ने ना तो अल्पसंख्यक मंत्रालय खत्म किया, ना सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को खारिज किया है। तो सवाल ये है कि उसको और बेहतर ढंग से लागू करने के लिए क्या पॉलिटिकल विल के अलावा और कोई भी मैकेनिज्म हो सकता है? पॉलिटिकल विल जाहिर है पैरामाउंट है और इसके लिए जो एलोकेशन है उसकी तरफ बहुत केयरफुली ध्यान देना चाहिए, जो कि मैं समझती हूँ हमने नहीं दिया। मैं तो इस बात को कि इस इकबाल जुर्म कर रही हूँ इस वक्त। मगर ज़रूरी बात यह है कि जो सच्चर कमेटी का रिकमेंडेशन था, इक्वल अपॉर्चुनिटीज कमीशन का, डाइवर्सिटी इंडेक्स का, हम वही एक बुनियादी तरीका है कि जो डिस्क्रिमिनेशन अक्रॉस द बोर्ड अगर ख़त्म करने का कोई तरीका है तो वो यही इंस्ट्रूमेंट है उसके लिए। असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग अथॉरिटी का एक इंस्ट्रूमेंट है। तो बजाय इसके कि हम इसमें बहुत इमोशनल होके और इसमें एक तरह का तू मैमे पे उतर आए, हाँ जरूरी है कि हम उन इंस्ट्रूमेंट्स को इस्तेमाल करें कि जिससे एक बेहतरी की सूरत पैदा हो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सैयदा हमीद, मणिशंकर अय्यर जी, राकेश सिन्हा साहब, अमिताभ कुंडू साहब और जफर महमूद साहब इस चर्चा में भाग लेने के लिए। अभी 10 साल हुए हैं सच्चर कमेटी की सिफारिशों को लागू हुए
और उसके नतीजे ये बताते हैं कि वो बहुत कोई संतोषजनक स्थिति में नहीं है। अभी ये सरकार को और दूसरे संगठनों को भी सोचना होगा कि किस तरह से जिस मकसद के लिए ये कमेटी बनाई गई थी वो किस तरह से अपने मकसद में पूरी हो और जो देश का एक बड़ा तबका है अल्पसंख्यक वर्ग का उसकी सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक पिछड़ापन किस तरह से दूर हो, इस पर विचार किए जाने की जरूरत है। देश देशांतर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।